हेलो गाइस, आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये न्यू बोर्ड है। इसके लिए सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे हमारे मित्र रोहित आनंद जी को एंड आनंद भैया को, जिनकी वजह से ये बोर्ड जो है हमको मिल सका। अब आप लोग को अच्छा क्वालिटी का वीडियो शायद मैं दे सकूं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो अभी सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, ये किनका टॉपिक है? कोलबर्गर। ठीक है, इनका टॉपिक का सबसे पहले नाम क्या है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, देखिए बर्गर है, और बर्गर खाने के लिए बच्चे जो है क्या करते हैं, नए नए ट्रिक अपनाते हैं। तो बर्गर का ये जो लॉरेंस कोलबर्ग है, इनका सिद्धांत का नाम क्या हो गया? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, तो इनका सिद्धांत का नाम हम लोग को याद हो गया। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग को पूछ ले कि कोलबर्ग साहब कहाँ के थे, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, बर्गर कौन खाता है? गरीब लोग तो खाने नहीं सकते हैं, तो ज्यादातर कौन लोग खाते हैं? अमीर लोग खाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि वो थे कहाँ के, तो क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ के साथ जिद करते हैं कि हमको क्या खाना है मम्मी? बर्गर खाना है। तो वो अपनी मम्मी को बहुत जिद करता है, तो क्या कहता है? देखिए, उनका जन्म को भी हम लोग याद कर सकते हैं। दो मेरा साथ मम्मी, हमको क्या चाहिए? बर्गर चाहिए। तो दो साथ, तो इनका जन्म कब हो गया? 1927 को। ठीक है, इसके बाद इनका देखिए मृत्यु कब है? 1987 को, 19 जनवरी 1987 को। तो देखिए, आजकल का जमाना क्या है, जो भी अगर आप लोग फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाइएगा तो आपको क्या होगा? मृत्यु का डर सताएगा। तो सताएगा से क्या हो जाएगा? 87। ठीक है, तो इससे भी हम लोग जन्म और मृत्यु को याद रख सकते हैं। और वो थे कहाँ के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए का। तो अमीर लोग बर्गर खाते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब उनका एक बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेथ। तो बुक भी देखिए, इन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है आपके लिए। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी सीटेट में आएगा तो इन सब से आएगा। तो अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि नैतिक विकास का सिद्धांत होता क्या है, तो इनको आप लोग सिंपल शब्द में समझिए कि नैतिक मतलब हो जाता है संस्कार। ठीक है, तो एक संस्कार बच्चे में आता कहां से है? तो नैतिकता से हमें सही और गलत की पहचान होती है। बालक अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो संस्कार सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समाज और फैमिली। तो बच्चे में जो भी चीज आता है, ठीक है, संस्कार जो आएगा वो कहां से आएगा? वो खुद के उसके जो परिवार है, जैसा उसके परिवार में लोग बिहेव करेंगे, बच्चा वैसा ही संस्कार सीखेगा। और नेक्स्ट क्या है कि जो वातावरण, जिस वातावरण में जैसे बच्चा रहता है, उस वातावरण से ही वो वैसा संस्कार सीखता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने आप कैसा कीजिए, जो भी अच्छे बिहेव होते हैं उस तरह का बिहेव कीजिए, ताकि आपके बच्चे भी वैसा ही सीखे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। तो आप ही लोग बताइए, क्या संस्कार बच्चे में जन्म से ही होगा? नहीं है। बच्चे में संस्कार के लिए क्या होता है कि वो जिस परिवेश में रहता है, जैसा फैमिली में उसके लोग बिहेव करते हैं, वैसा ही संस्कार सीखेगा। तो इसीलिए नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। यहां तक भी क्लियर। अब आ गया सामाजिक परिवेश का तात्पर्य। तो सामाजिक परिवेश का तात्पर्य क्या हो गया? आस पड़ोस एवं विद्यालय से है। इसमें बालक का सर्वप्रथम नैतिक विकास होता है, और नैतिक विकास में वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चे को संस्कार जो फैमिली से तो मिला ही, समाज से मिला ही, उसके बाद जो बच्चे को जो सबसे ज्यादा जो संस्कार मिलेगा बच्चे को, तो वो कहां से मिलेगा आपको? विद्यालय में। तो इसलिए कहा जाता है कि पहला जो बच्चे का विद्यालय होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। और दूसरा जो उसका जो ज्ञान का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो क्या होगा? विद्यालय होगा। वहीं से वो सबसे ज्यादा संस्कार जो है सीखेगा। तो कोलबर्ग साहब ने कहा था, कोलबर्ग ने बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का संस्कार का स्टोरी। अब आते हैं जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो इनका एक स्टोरी क्या था कोलबर्ग साहब का? वो एक हिंज की स्टोरी को सुनाया गया था कि एक हिंज नाम का एक व्यक्ति थे। उनका वाइफ को क्या हो गया था? कैंसर हो गया था, और उनको क्या चाहिए था? एक इंजेक्शन चाहिए था उनके वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हिंज के पास जो है उतना रुपए नहीं था। तो जब वो गया अस्पताल में, ठीक है, अपने वाइफ का इंजेक्शन लाने के लिए, तो मेडिकल शॉप में उसको कहीं पर भी वो इंजेक्शन नहीं मिला। बहुत मुश्किल से उसको एक जगह वो इंजेक्शन मिला। ठीक है,
तो वो क्या हो गया, जब वो इंजेक्शन लेने के लिए गया तो वहां पे उसे जो इंजेक्शन का प्राइस था, एक ही आदमी ने बनाया था, तो देखिए अगर ज्यादा लोगों के पास नहीं रहे, अगर कम लोगों के पास रहे तो लोग क्या करता है, उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई कर देता है, क्योंकि उसके भी पता है कि और तो कहीं पर मिलेगा नहीं। तो वो क्या क्या पूरा मनमाना दाम मांगने लगा। तो कितना गुना दाम मांगने लगा, 10 गुना ज्यादा प्राइस मांगने लगा। तो अब हिंद साहब के तो पास उतना रुपया था नहीं था, तो वो क्या किया, अब उनको क्या हो गया, दुविधा में फंस गया कि अपने वाइफ को बचाने के लिए वो क्या करे। तो एक क्या होता है कि अब वो बहुत ज्यादा कसमकस में है कि मेरा वाइफ का भी जीवन बचाना जरूरी है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो उसने एक डिसीजन क्या लिया कि अब वो क्या करेगा, चोरी करेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया, वो अपने वाइफ का जान बचाने के लिए क्या कर लिया, चोरी कर लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है कि दो चीज समझ में आता है। एक तो क्या, एक आपका आ जाएगा देखिए नैतिक दुविधा, मॉरल डिलीमा, और एक होता है मॉरल रीजनिंग। तो एक बार क्या है कि देखिए मॉरल डिलीमा में क्या होता है कि अभी देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या चोरी करना अच्छा है, क्या उनके लिए चोरी करना सही रहा, तो वो क्या हो गया, नैतिक दुविधा, यानी इसमें डिसीजन नहीं ले सकता है कि हिंद साहब जो किया वो सही किया या गलत किया। तो ये क्या हो गया आपका मॉरल डिलीमा। और एक क्या होता है कि देखिए अब हिंद साहब ने क्या सोचा कि हमको क्या करना है, उनका जान बचाना ही है। ठीक है, अपने वाइफ का जान हमको बचाना है। तो अगर देखिए क्या हो जाएगा, डिसीजन अगर हम ले लेंगे 100% कि अब हमको अपना वाइफ का जान बचाना है, चाहे हम चोरी करें चाहे कुछ भी करें, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मॉरल रीजनिंग। लेकिन जिस समय आदमी कंफ्यूज रहता है कि हम चोरी करें या नहीं करें, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका मॉरल डिलीमा। तो इसी का तरह देखिए एक स्टोरी था अभी हाल ही फिलहाल में, कहां पर हुआ था, ऑस्कर में हुआ था, जब विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा था ऑस्कर में, अवार्ड सेरेमनी में। तो क्या हुआ था, जो एंकर साहब थे उसने क्या किया था, उनकी वाइफ को लेके मजाक उड़ा रहा था। आप लोग भी देखे थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, विल स्मिथ को क्या लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उनका मूड पूरा खराब हो गया कि मेरी वाइफ को लेके मजाक क्यों कर रहा है। तो वो क्या किया, जाके उसको एंकर को एक चमीटा लाइव शो में जाके मार दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब कुछ लोग अगर आपसे पूछेगा कि क्या विल स्मिथ सही किया या गलत किया, तो आप लोग क्या बोलेगा, कुछ लोग उनका सपोर्ट कीजिएगा कि हाँ सही किया, कुछ बोलेगा कि नहीं ऐसे एंकर लोग मजाक वगैरह करते ही है, तो इतना भी ज्यादा रिएक्शन नहीं लेना था कि उनको लाइव शो में जाके थप्पड़ मारे। तो वो हो गया मॉरल डिलीमा, वहां पे कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कुछ नेगेटिव देंगे। लेकिन अब विल स्मिथ का सोचिए, उसने डिसीजन ले लिया कि मेरी पत्नी का वो मजाक उड़ाया तो हमको उसको जाके चमीटा मारना ही है। तो वहां पे ये क्या हो गया, मॉरल रीजनिंग हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर, ये दोनों क्लियर। अब आते हैं देखिए कोलबर्ग साहब ने कितने अवस्था बताए हैं, 3 अवस्था बताए हैं तथा 6 चरण बताए हैं। ठीक, तो अब इनको कैसे याद रखना है, अगर हम लोग बर्गर को खाते हैं, ठीक है, तो अब तो उसके साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे ही। देखिएगा जब बच्चे जाते हैं तो बर्गर खाते हैं और साथ में क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। तो ठीक है, तो पीना, इसको याद रखिएगा कि क्या पिया, तो देखिए क्या पिया, तो पिया में पी और यू आ गया। तो सबसे पहला अवस्था क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, देखिए पी से ही है, परंपरागत नैतिक स्तर। और तीसरा आपका देखिए उत्तर परंपरागत स्तर। तो पिया से हमको याद रख सकता है कि बर्गर खाएं और हम कोल्ड ड्रिंक्स पिए, तो इस पिए से हमको ये सारा चीज, तीनों अवस्था हमको, तीनों उनका जो अवस्था था वो याद हो गया। और देखिए तीनों अवस्था का चरण कितना है, 6 चरण है, 6 चरण है। तो देखिए चरण में देखिए 6 जब लिखते हैं, ठीक है, 6 चरण, इसमें याद रखिएगा कि 3 का डबल होता है। अब देखिए पहला वाला जो अवस्था है, सबसे पहले क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर। तो ये होता कितना साल से है, 4 ईयर से 10 ईयर्स तक का। अब पहला वाला आते हैं, तो इसमें क्या रहता है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो देखिए जो सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या प्रवृत्ति होता है कि वो क्या करेगा, जब वो स्कूल में जाता है आप लोग देखिएगा कि उनको मैडम वगैरह जो भी है, आप लोग जो भी इसको पढ़ाते हैं बच्चे को, तो वो आप लोगों का बातों को मानता है। नहीं तो उनको क्या लगता है कि अगर हम अपने मम्मी पापा का बात या मैडम का बात अगर नहीं मानेंगे, तो जैसे मैडम जाती है तो वो लोग गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक है, फिर जैसे स्कूल छुट्टी होता है तो फिर बाय बोलता है कि ओके गुड बाय मैडम। तो ये सब चीज बच्चे क्यों कर रहा है, अभी उसके अंदर में संस्कार नहीं है, बस ये किससे आ गया, क्योंकि मैडम को क्या करेगी, अगर हम इन चीज का फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमको क्या करेगी, दंड देगी। तो इसीलिए बच्चे में क्या रहता है, सबसे पहले जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे रहते हैं, या तो वो आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको दंड का डर भय रहता है कि अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमको दंड मिल सकता है। तो ये हो गया उनका पहला
चरण। अब दूसरा चरण में देखिए, पुरस्कार एवं अन्य लाभ के लालच में आज्ञा पालन की अवस्था। अब क्या होता है कि छोटे बच्चों में जब हम लोग कभी भी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम इन लोगों को क्या बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम आज अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, इसके एवज में एक किटकैट चॉकलेट दे देंगे। तो बच्चे में क्या रहता है कि जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करना चाहता है, ताकि उसको क्या रहता है, उसको लालच रहता है कि हम अगर होमवर्क कंप्लीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, किटकैट चॉकलेट मिल जाएगा। इसी प्रकार के जो भी छोटे मोटे हम लोग लालच छोटे बच्चे को देते ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बच्चे में क्या होता है कि पढ़ने की हम लोग बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें इस अवस्था में और क्या है, जो अवस्था में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आदान प्रदान वाला नीति रहता है, अदला बदली रहता है, जैसे को तैसा रहता है। तो देखिएगा जब ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करेंगे कि अच्छा बाबू तुम आज टिफिन में क्या लाया है, तो अगर वो मैगी लाया तो बोलेगा तुम फिर क्या लाया है, तो पता चला वो मिठाई लाया, तो बोलेगा ठीक है तुम थोड़ा हमको मिठाई खाने के लिए दो तब हम तुमको अपना मैगी देंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहता है। और देखिएगा छोटे छोटे बच्चों को क्या रहता है, आप इसको अगर हल्के से धीरे से ऐसा क्या मार दीजिए अपने छोटे बच्चे को तो वो भी आपको मारेगा। तो आप उसको बोले कि तुम क्यों मारा, तो बोलेगा आप जो हमको मारे तो इसलिए हम आपको मारे। आप उसको कुछ गाली दे दीजिए वो भी आपको गाली दे देगा। तो ये क्या रहता है, जैसे को तैसा का भी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो पहला वाला क्लियर हो गया। और देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इंग्लिश वाले पे ध्यान दीजिएगा कि वहां पे क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि इंस्ट्रूमेंट टूल्स जो होता है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट टूल्स मतलब क्या हो गया, आदान प्रदान से समझिए कि छोटे बच्चे को क्या कीजिएगा, बोलेगा कि बाबू तुम अपना कटर दो तो हमको, जब दो बच्चे बात करते हैं कि तुम अपना कटर दो तो शार्पनर दो तो हमको, तो वो बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, पहले तुम अपना हमको इरेजर दो या तुम भी हमको अपना शार्पनर दो यूज करने के लिए। तो देखिएगा तब यानी वो सब सारा क्या है, टूल्स हो गया। हम लोग जानते हैं कि मशीन जो भी काम को इजी बनाता है, तो जितने भी चीज है वो सब सारे क्या है, मशीन है। तो मशीन बोल के जो भी चीज आता है तो वो किसमें आएगा, पूर्व परंपरागत स्तर में आएगा। अब आप लोग आ जाइए किस पे, परंपरागत स्तर में। तो ये कितने से कितने इयर्स के बच्चों का रहता है, 10 से 13 वर्ष के बच्चों का रहता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये VVI है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कॉलवर्ग में, अच्छे व्यक्तित्व संबंध बनाना यानी गुड बॉय और गुड गर्ल का भावना। तो ये कैसे रहता है, देखिए जब कभी भी एक जो बच्ची होती है जो 10 से 13 वर्ष की होती है या छोटा बच्चा होता है, तो उसके अंदर में क्या होता है कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है, मान के चलिए कि आप उसके घर में गए और उसके घर पे बैठे, तो क्या हो गया, दो लेडीज आपस में बात कर रही है, तो अब वो अपने अपने बच्चे की तारीफ करना शुरू करते हैं। तो अगर एक लेडीज अपने जो भी बेटी है अगर उसके सामने में बैठी हुई है और वो बोल रही है कि मेरी बेटी तो घर का सारा काम करती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, कुछ हमको थोड़ी भी तंग नहीं करती, मोबाइल वगैरह नहीं चलाती है, बस पढ़ाई से मतलब रखती है। आज के जमाने में बहुत कम ही ऐसे बच्चे मिलते हैं, हम ऐसा बच्चा पा के बहुत ज्यादा खुश है। तो जैसे ये बात अगर हम गर्ल्स के सामने बोलते हैं, अपनी बेटी के सामने में रखते हैं, तो वो इतना खुश हो जाती है कि उसके अंदर में कैसा भावना हो जाता है कि अभी मम्मी मेरा इतना प्रशंसा कर रही है, आगे भी मेरा बहुत अच्छा प्रशंसा करेगी। तो ये चीज इसको क्या करती है, बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करता है। तो ये कैसा होता है, अच्छा लड़की जब उनको खुशी मिलने लगता है, जब उनका प्रशंसा होने लगता है, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे और ज्यादा काम करने लगती है कि ताकि मेरा हमेशा सब कोई क्या करे, तारीफ करे। तो इसी प्रवृत्ति में वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर में जॉब लेने का प्रवृत्ति हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर जैसे जॉब निकल गया तो बोलेगा वाह उसकी बेटी तो जॉब ले ली, सीटेट एक बार में क्वालिफाई हो गई। फिर वो लगेगा कि जब एक सीटेट का जॉब पाए तो इतना तारीफ, अब हम IAS का तैयारी करेंगे, IAS बनेंगे तो और ज्यादा तारीफ होगा। तो ये हो गए अच्छे व्यक्तित्व संबंध। अब आ जाइए कानून या व्यवस्था बनाए रखना। तो पहला चीज तो इसमें अच्छे व्यक्तित्व संबंध रहता है। दूसरा क्या होता है कि वो कानून के चीजों को फॉलो करते हैं, यानी कि बच्चे जब देखिए उस समय तो 10 से 13 वर्ष का बच्चा कहां पर पढ़ेगा, स्कूल में ही पढ़ेगा ज्यादातर। तो स्कूल में जब पढ़ता है तो वो क्या करते हैं, स्कूल के जो भी रूल रहेगा, देखिए उस समय तो 10 से 13 वर्ष का बच्चा कहां पर पढ़ेगा, स्कूल में ही पढ़ेगा ज्यादातर। तो स्कूल में जब पढ़ता है तो वो क्या करता है, स्कूल के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। यानी उस समय बच्चे के अंदर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना मतलब रूल फॉलो करने को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। आप उस समय बच्चे को जो बोलिए वो उसी चीज को फॉलो करेगा। और उसका उदाहरण देखिए, बच्चे को बोलता है कि तिरंगे का सम्मान कीजिए, तो बच्चे तिरंगे का बहुत अच्छा से सम्मान करता है। जैसे जनगण मन गाना बजेगा राष्ट्रगान हम लोग का, आप खड़े हो जाइए। उसके बाद ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करता है, यानी और जितने भी हम होमवर्क वगैरह जो भी चीज देते हैं सारा चीज को वो अच्छी तरीके से मानता है। तो उस समय बच्चा के अंदर में कैसा प्रवृत्ति रहता है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का, यानी कि नियम को वो फॉलो करता है। तो दो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में।
उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये कैसा होता है? 13 वर्ष से अधिक। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है? निर्णय स्वयं लेता है। ठीक है। और हम लोग देखते भी हैं कि आजकल जैसे भी बच्चे 13 वर्ष से जैसे अधिक होते हैं तो आप अपना सेल्फ डिसीजन लेना भी चाहिए सबको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उनका लाइफ है, उनको भी पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध व्यवस्था, तो सामाजिक अनुबंध व्यवस्था और एक है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो अब देखिए सामाजिक अनुबंध व्यवस्था में क्या है कि वैसा चीज देखिए जो समाज में पूर्वों से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है, और वो अब तक अभी वर्तमान के लिए सही नहीं है। जैसे देखिए पुराना अवस्था क्या था कि सती प्रथा था, अब उस समय का समाज में चलिए चल रहा था, लेकिन जैसे नया युग आया तो देखिए कितना गलत है कि पति जैसे मरेगा तो पत्नी को क्या किया जाएगा? उसमें चिता में जिंदा जला दिया जाएगा। तो वो क्या था? एक समाज में नियम था और ये नियम क्या था? बहुत ज्यादा खराब था। तो इनके लिए कौन? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो इन लोगों ने इस क्या किया? इस नियम का विरोध किया और एक नियम के तहत इनका विरोध किया कि यह समाज के लिए सही नहीं है, समाज में ऐसे अनुबंध को हटाया जाए। तो इस प्रकार के अनुबंध को जब हम लोग हटाते हैं, यानी कि वैसा नियम जो अब समाज में सही नहीं है, समाज के लिए गलत है, तो वैसा नियम को हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए इसका हम लोग क्या करने लगते हैं? विरोध करने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी भी इस तरह के कितने, जैसे कि जो ये वाले जो हम लोग को खेती करवाते थे, ठीक है, नील का खेती करवाते थे, वो कितना गलत था, तो उनका वो क्या किए? विरोध किए। तो वो धीरे धीरे इस व्यवस्था को खत्म कर दिए। तो यही हो गया सामाजिक अनुबंध व्यवस्था। अब इसी में एक आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो सार्वभौमिक नैतिक अवस्था किसमें कहते हैं? कि चलिए इसमें तो बच्चे समाज को साथ में लेके चलते हैं कि नियम के तहत गए, उसके बाद वर्क किए, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मान के चलिए हम है, ठीक है, तो जैसे इनका सबसे अच्छा उदाहरण इनको मानिए भगत सिंह जी को। वो क्या किए थे कि वो खुद देखे कि जो अंग्रेज का खेती करवाते थे वो कितना गलत था, तो उनका वो क्या किए? विरोध किए। तो वो धीरे धीरे इस व्यवस्था को खत्म कर दिए। तो यही हो गया सामाजिक अनुबंध व्यवस्था। अब इसी में एक आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो सार्वभौमिक नैतिक अवस्था किसमें कहते हैं? कि चलिए इसमें तो बच्चे समाज को साथ में लेके चलते हैं कि नियम के तहत गए, उसके बाद वर्क किए, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मान के चलिए हम है, ठीक है, तो जैसे इनका सबसे अच्छा उदाहरण इनको मानिए भगत सिंह जी को। वो क्या किए थे कि वो खुद देखे कि जो अंग्रेज थे वो हम भारतवासियों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, तो वो क्या किए? खुद अपना डिसीजन लिए कि अब जो है हमको इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया? गरम दल का नेतृत्व किया। गरम दल में क्या किया कि अब हम इन लोगों को यहाँ से भगाना ही है, इंडिया से, इंडिया में हम लोग को रखना नहीं है। ये एक यूनिवर्सल थिंकिंग हो गया। तो क्या किए? खुद जाके क्या असेंबली में बम फेंक दिए। उसके बाद जितना भी चंद्रशेखर जी, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु, ये लोग सब कोई मिलके अंग्रेजों को भगाने के लिए जो भी हो सका, मतलब खुद के जान का भी परवाह नहीं किए। यानी कि वैसा नियम अगर समाज के लिए जो बहुत ज्यादा हानिकारक है और हमको ये पसंद नहीं है, तो उसके लिए वो खुद उठ खड़े होते हैं और खुद के जान का भी परवाह नहीं करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिक अवस्था कहते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा क्या? कोलबर्ग साहब का सिद्धांत हो गया। तो इस तरह हम आसानी से नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोलबर्ग साहब ने दिए थे, हमको आसानी से हमको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बार का अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा जो नए इंस्ट्रूमेंट थे वे कैसे हैं, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग थे, उन लोगों ने साथ दिया और आज हम कोशिश किए कि थोड़ा जो है वीडियो क्वालिटी अच्छा कर सके। चलिए, थैंक यू।